हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के नियम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, एक बार हम फिर से रिमाइंड कराए दे रहे हैं कि हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। किसी भी दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमको एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है? जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके किसी क्लॉज को जोड़ते हैं तो वही क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के जोड़ने से, जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम जोड़ते थे किसी क्लॉज में तो वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती थी। उसी तरह जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लॉज जोड़ी जाती है तो वो क्लॉज हमारी कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम चाहिए, हो तो एक से ज़्यादा भी सकती हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हमें चाहिए दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो पिछली क्लास में हम क्यूमुलेटिव और अल्टरनेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले तो हमें वो कंडीशन जाननी होगी कि कौन सी कंडीशन होती है जब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तब जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से हमें विरोध के भाव प्रकट होते हुए दिखाई दें। जो दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक जो भी सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे, अगर उन सिंपल सेंटेंसेस से हमें विरोध के भाव प्रकट होते हुए दिखाई दें, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ कंजक्शंस होते हैं, वो कंजक्शंस हमें माइंड करने होते हैं कि कब हमको उन कंजक्शन का प्रयोग करना है। जब हम अपना एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग करेंगे तो इन कंजक्शंस में से कोई एक कंजक्शन हमें यूज करना होगा दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहले वो कुछ कंजक्शंस देख लेते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एक है व्हाइल। व्हाइल का अर्थ होता है जबकि, फिर एक कंजक्शन है येट। येट का अर्थ होता है फिर भी, एक कंजक्शन है बट। बट का अर्थ होता है लेकिन, और एक कंजक्शन हमारा है स्टिल। स्टिल का अर्थ भी होता है फिर भी। तो जहां पर हम स्टिल यूज करते हैं, अगर हम चाहें वहां येट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम अर्थ प्रकट करते हैं। यहां पर कुछ कंजक्शन कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को मिलाकर ही हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है ही इज रिच। दो सिंपल सेंटेंस हैं, ही इज रिच। पहला सेंटेंस है ही इज रिच, फिर दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हम देख लेते हैं कि क्या जो रूल्स बताए गए हैं ऊपर, वो रूल इन सेंटेंसेस पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि रूल में बताया गया था कि हम तभी एडवर्सेटिव कंजक्शन प्रयोग कर सकते हैं जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से विरोध के भाव प्रकट हों। तो यहां हम देखते हैं ही इज रिच, वो अमीर है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि वो अमीर है तो उसे सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन वो अमीर है
उसके बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए दो सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम इसके लिए देखते हैं कौन सा कंजक्शन यूज करें, क्योंकि कुछ कंजक्शन दिए गए हैं। ये सारे कंजक्शन क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, और इन्हीं कंजक्शन का में से किसी एक कंजक्शन का हमें यूज करना है। तो ही इज रिच, वो अमीर है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहें तो स्टिल भी यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो येट भी यूज कर सकते हैं। तो जब इन दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस होगा ही इज रिच, ही इज रिच, वो अमीर है और अमीर होने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम कंजक्शन यहां यूज कर रहे हैं स्टिल। स्टिल, वो अमीर है फिर भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वो अमीर तो है लेकिन अमीर होने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। अब ये जो हमारा सेंटेंस बना, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना है दो सिंपल सेंटेंसेस की मदद से, कंपाउंड सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सिंपल के हैं कि ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। जब उसने मुझे इनवाइट किया तो मुझे जाना चाहिए था, जब उसने मुझे इनवाइट किया तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। उसने मुझे इनवाइट किया और आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। तो यहां पर भी इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से विरोध के भाव प्रकट हो रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम इन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजक्शन कौन सा यूज करना है? चूंकि दोनों सिंपल सेंटेंसेस से विरोध के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन प्रयोग करना। तो एडवर्सेटिव के कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा कंजक्शन इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए सुइटेबल है, सबसे उपयुक्त है। तो पहले तो हम प्रिंसिपल क्लॉज अपनी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज हमारी होगी ही इनवाइटेड मी, क्योंकि जो एडवर्सेटिव कंजक्शन से जो क्लॉज जोड़ी जाती है तो वही क्लॉज हमारी क्या हो जाती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो स्टिल के बाद का पूरा पोर्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही इज रिच ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया। अब हमको देखते हैं कि कौन सा कंजक्शन हम यूज कर लें। बट है, लेकिन मैं वहां नहीं गया। बट अब हम यहां पर एडवर्सेटिव कंजक्शन बट का प्रयोग कर रहे हैं। बट आई डिड नॉट गो, बट आई डिड नॉट गो, उसने मुझे आमंत्रित किया लेकिन मैं नहीं गया। तो बट एडवर्सेटिव कंजक्शन बट का प्रयोग करके या बट से जब हमने दूसरी क्लॉज को जोड़ दिया तब ये हमारी क्लॉज जो बन गई, ये बन गई हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। और हम जानते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में कोऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट की जाती है तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार भी है। गरीब तो वो है
और ईमानदार भी है, मतलब गरीब होने के साथ साथ वो ईमानदार है। जबकि गरीब जो ईमानदार हैं, गरीब है तो गरीब में उसको ईमानदारी के लक्षण सामान्यतः ज़्यादा दिखाने नहीं चाहिए। कहते हैं जब गरीबी आती है तो लोग ईमानदारी भूल जाते हैं जब मुसीबत आती है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। ही इज़ पुअर, वो गरीब जरूर है, ही इज़ ऑनेस्ट, उसके बावजूद वो क्या है, ईमानदार है। इन दोनों सेंटेंसेस से विरोधाभास प्रकट हो रहा है, एक दूसरे का विरोध अर्थात विरोध के भाव एक दूसरे सेंटेंसेस में प्रकट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से विरोध के भाव प्रकट हों, उस कंडीशन में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए हमको एक कोऑर्डिनेट क्लास की आवश्यकता है। तभी कोऑर्डिनेट क्लास जब मिलेगी प्रिंसिपल क्लास में, तभी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो हम जो बाद वाला सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, इसी सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर इस क्लास को हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। ही इज पुअर, जब हम इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज पुअर, वो गरीब है। अब हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है। देखते हैं कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबसे उपयुक्त है। ही इज पुअर, वो गरीब है, येट फिर भी, वो गरीब है येट फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इस तरह यट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया, और ये हमारा सेंटेंस बना कंपाउंड। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड बॉयज वर्क हार्ड, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं। बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, जबकि जो बैड बॉयज होते हैं वो अपना समय नष्ट करते हैं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो यहाँ भी दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसेस से विरोध के भाव प्रकट हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस की मदद से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा गुड बॉयज वर्क हार्ड, जो अच्छे बच्चे होते हैं, गुड बॉयज वर्क हार्ड, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कठिन परिश्रम करते हैं। अब हमको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करके जो क्लास दूसरी है उस क्लास को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ना होगा प्रिंसिपल क्लास से, तभी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक हमारी क्लास, वो जो हमारा कंजक्शन है वो है व्हाइल। व्हाइल का अर्थ होता है जबकि। तो गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि जो बैड बॉयज होते हैं वो अपना समय नष्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ हम कंजक्शन व्हाइल यूज कर सकते हैं। गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, व्हाइल जबकि बैड बॉयज, जो बैड बॉयज हैं, बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। बॉयज वेस्ट देयर टाइम, जो बुरे बच्चे होते हैं वो अपना समय बर्बाद करते हैं। और इस तरह सिंपल सेंटेंस की मदद से हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एडवर्सेटिव, या आप ये कह सकते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। तो ये तो बात हुई एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने इससे पहले क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड बनाना सीख लिया। अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया। कैसे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं वो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो हम किन कंडीशन पे इलेटिव कंजक्शन प्रयोग करते हैं आइए देख लेते हैं वो कौन सी कंडीशन है जब हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इलेटिव कंजक्शन प्रयोग करते हैं। तो जब दिए गए वाक्यों से रीजन और रिजल्ट के भाव प्रकट हों। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक सेंटेंस अगर रिजल्ट प्रकट कर रहा होगा तो दूसरा रीजन प्रकट करता हुआ होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इलेटिव कंजक्शन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर दिए गए सेंटेंसेस से पहला रीजन प्रकट कर रहा हो तो दूसरा रिजल्ट प्रकट करता हुआ होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इलेटिव कंजक्शन यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंजक्शंस हैं जो आपको माइंड करने हैं कि वो कौन से कंजक्शंस हैं जिनका हम प्रयोग इलेटिव कंजक्शन यूज करते समय या इलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं जिनका प्रयोग करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सो कंजक्शन दिया हुआ है और देयरफॉर दिया गया। तो ये जो दोनों कंजक्शन हैं जहाँ आप सो यूज कर सकते हैं वहाँ देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्टिव कंजक्शन सो आप यूज करें चाहे देयरफॉर यूज करें। जहाँ आप सो यूज कर सकते हैं वहाँ देयरफॉर यूज हो जाएगा। अगला कंजक्शन हमारा आता है फॉर। तो फॉर का अर्थ होता है क्योंकि और सो और देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। तब एक कंडीशन आप यहां देख लीजिए तो थोड़ा आपको और इजी हो जाएगा ये जानने में कि कब हम सो यूज करेंगे और कब हम फॉर यूज करेंगे। जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से पहला सेंटेंस अगर रीजन प्रकट कर रहा हो दूसरा रिजल्ट प्रकट कर रहा हो उस कंडीशन में हम इलेटिव कंजक्शन सो यूज करेंगे। मान लीजिए पहला सेंटेंस आपका रिजल्ट प्रकट कर रहा हो और दूसरा सेंटेंस आपका रीजन प्रकट कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम फॉर यूज करेंगे। तो जहां सो यूज करेंगे वहां हम चाहे तो देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। तो सो और देयरफॉर ये कोई मैटर नहीं करता कि आप चाहो सो यूज कर लो चाहे देयरफॉर यूज कर लो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं कि कैसे हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हमारा दिया हुआ है ही वॉज फाउंड गिल्टी। वो दोषी पाया गया। ही वॉज पनिश्ड और इसलिए उसे दंड दिया गया या इसलिए वो दंडित किया गया। तो यहां पर ही वॉज फाउंड गिल्टी ये तो हमारा रिजल्ट है। ही वॉज पनिश्ड वो दंडित किया गया ये हमारा रिजल्ट है और रीजन हमारा क्या है कि ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो रीजन पहले है रिजल्ट बाद में है। तब जब रीजन पहले होता है रिजल्ट बाद में होता है उस कंडीशन में हम कौन सा इलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं सो। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम चाहो तो कंजक्शन सो यूज कर लीजिए आप और चाहो तो कंजक्शन देयरफॉर का यूज करके आप इन दोनों सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी। ही वॉज फाउंड गिल्टी। ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब यहां पे हमको कंजक्शन यूज करना है सो वो फाउंड गिल्टी फाउंड अर्थात वो दोषी पाया गया इसलिए कंजक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं हम चाहे इसलिए यूज कर लें या देयरफॉर यूज कर लें।
आप इन दोनों कंजक्शन में कोई कंजक्शन यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ एक कंपाउंड सेंटेंस में। दूसरा एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, तो हम ये देख लें कि पहले रिजल्ट दिया गया है कि पहले रीजन दिया गया है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये रिजल्ट पहले दिया गया है यहाँ। और आई हैव नो मनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उसका रीजन क्या है कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसा होता तो मदद करता जरूर। तो यहाँ पे रिजल्ट पहले प्रकट हुआ है और रीजन बाद में प्रकट हुआ है। तब जब पहले रिजल्ट प्रकट हो और बाद में रीजन व्यक्त किया जाए, तब उस कंडीशन में हम कंजक्शन कौन सा यूज कर सकते हैं? इलेटिव कंजक्शन, फॉर। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इलेटिव कंजक्शन फॉर यूज कर सकते हैं। तो आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और फॉर, क्योंकि फॉर आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। और इस तरह इन दिए गए दोनों सिंपल सेंटेंसेस से हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। और कौन सा कंजक्शन यूज करके? इलेटिव कंजक्शन का यूज करके। और इलेटिव कंजक्शन कब यूज होते हैं? जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक रीजन प्रकट करता हो, एक रिजल्ट प्रकट करता हो, उस कंडीशन में हम इलेटिव कंजक्शन यूज कर सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। इट इज रेनिंग, पानी बरस रहा है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहां पे रीजन है पहले, रीजन कहाँ है? पहले, कि पानी बरस रहा, तो ये रीजन हुआ। और रिजल्ट क्या है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आप कह सकते हैं इस सेंटेंस में या इन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में पहले रीजन प्रकट किया गया है और बाद में रिजल्ट प्रकट किया गया है। तब जब पहले रीजन प्रकट किया गया हो और बाद में बाद वाले सेंटेंस से रिजल्ट प्रकट हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम इलेटिव कंजक्शन चाहे सो यूज कर लें और चाहे देयरफॉर यूज कर लें। चूंकि देयरफॉर पहले यूज कर चुके हैं, तो इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जब हम कंपाउंड में मिलाएंगे तो इलेटिव कंजक्शन यहां हम सो यूज किए ले रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो देयरफॉर यहां भी यूज कर सकते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं कि यहां सो ही यूज होगा। तो जब हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब कंजक्शन हम यूज करेंगे सो, इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर पानी न बरस रहा होता तो हो सकता मैं स्कूल जाता, लेकिन अब पानी बरस रहा है तो ये तय है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल कतई नहीं जाऊंगा बरसते हुए पानी में या भीगते हुए। अब दिए गए सिंपल सेंटेंस से ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज रेनिंग, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और इलेटिव कंजक्शन सो से बाद का जो भी पोर्शन है वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। आई एम सिनर, मैं पापी हूं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, और मैं पापी हूं इस वजह से मैं शांति में मर नहीं सकता।
तो आई एम सिनर, मैं पापी हूं, ये क्या है, रीजन प्रकट हुआ, क्योंकि शांति से मैं मर नहीं सकता, उसका एक रीजन है क्या, कि आई एम सिनर। और इस रीजन का रिजल्ट क्या होगा कि आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस में रीजन और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट प्रकट हुआ है, तो हम कंजक्शन सो या देयरफॉर कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब हम इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम सिनर। अब हम कंजक्शन यूज करेंगे, सो यूज कर लें चाहे देयरफॉर। आई एम सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। और इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया गया। अगर आप यहाँ इलेक्टिव कंजक्शन फॉर यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, वहाँ बताया गया है कि अगर आपको फॉर यूज करना तो रिजल्ट पहले दिखाना होगा। अर्थात अगर आप यही सेंटेंस ऐसे लिखते कि आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर आई एम सिनर, तो भी सेंटेंस सही होता। तब जब आपको फॉर यूज करना हो तो ये ध्यान रखिए कि पहले आप रिजल्ट प्रकट करिए और रीजन बाद में दिखाइए। उस कंडीशन में आप इलेक्टिव कंजक्शन फॉर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पहले रीजन प्रकट हुआ है उस कंडीशन में आपको कंजक्शन इलेक्टिव कंजक्शन सो या देयरफॉर यूज करना। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जो उनकी मदद से हमने इलेक्टिव कंजक्शन का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है ये सीखा। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके भी हम दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं।